Hello, good morning student. Myself Sunil Mantri and you are watching the Jagrati online app. In this the previous video we discuss about the osmotic pressure. तो अपन वापस osmotic pressure की तरफ आते हैं. Osmotic pressure. अब ऑस्मोटिक प्रेशर में जो लास्ट जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशंस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये क्वेश्चन अपन ने कराया है. अभी जो अगला जो टॉपिक आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ डेफिनेशंस आएगी. जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सॉल्यूशन को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कौन कौन से नाम आएंगे ये इधर देखते हैं अपन. एक तो वर्ड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे अपन लिखेंगे इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. दूसरा जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, हाइपोटोनिक. और तीसरा जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, हाइपरटोनिक. तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर कंसंट्रेशन दे आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स. कौन कौन सा हो गया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. अब इनका डेफिनेशंस क्या होगा, क्या होता है ये आइसोटोनिक्स. अपन इसको एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू बताते हैं. मान लो ये अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के बीच में ये जो मेम्ब्रेन लगाई है ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आपको याद हो गई होगी अब तो. कौन सी मेम्ब्रेन है ये, SPM. अब SPM के एक तरफ तो सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन. ये अपन को मालूम है. यहाँ तो क्या आ रहा है, ये सॉल्यूशन और एक तरफ क्या है, सॉल्वेंट या कोई एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन A है और ये कौन सा है, B है. अब A और B अलग अलग सॉल्यूशन है और इसके सॉल्यूशन में अगर मैं कहूँ इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, पाई ए इक्वल टू पाई बी, पाई ए इक्वल टू पाई बी, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है. इसका मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ना तो ए से बी में जाएंगे ना बी से ए में जाएंगे. तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. तो इनका नाम रखेंगे आइसोटोनिक. तो आइसोटोनिक की डेफिनेशंस अपन क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन विच हैव ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दैट सॉल्यूशन आर नॉन एज आइसोटोनिक. एक सॉल्यूशन अगर दूसरे सॉल्यूशन के साथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस है पाई ए इजिकल टू क्या आएगा, पाई बी. तो ये वैल्यू अपन को ध्यान रखनी है. अब इसका कैलकुलेशन भी करते हैं अपन पाई ए और पाई बी से. कैसे, अपन किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ अपन फॉर्मूला लिखेंगे पाई ए इक्वल टू पाई बी. अब दोनों के अंदर अगर देखेंगे ये A है और ये कौन सा B है, तो यहाँ अपन कहेंगे दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो सकती है. R और T क्या होता है, कॉमन. तो CaRT इक्वल टू CbRT. अब देखो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, R और T. R तो कांस्टेंट है ही है, साथ में टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है. तो अपन कह देते हैं दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो RT से RT कैंसिल हो गया. इसका मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए. अब कंसंट्रेशन सेम होने के लिए यहाँ अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा Na/Va, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इजिकल टू क्या लिखना पड़ेगा, Nb/Vb, उसके मोल्स और उसका वॉल्यूम. अब यहाँ Na की जगह आप ये भी लिख सकते हैं Wa/Ma इंटू Va, और इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, Wb/Mb इंटू Vb. तो ये जो फॉर्मूला है इस पे जनरली न्यूमेरिकल्स बन सकता है आपके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है. जब ऑस्मोटिक प्रेशर में अपन आपको पूछे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 3 टाइप्स के, और उसमें भी फर्स्ट टाइप कौन सा है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, और थर्ड जो है वो कौन सा है, हाइपरटोनिक. तो आइसोटोनिक में दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इसको अपन नाम दे देते हैं आइसोटोनिक. और आइसोटोनिक कब होगा,
जब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई ए इक्वल टू क्या होगा, पाई बी। द सॉल्यूशन विच हैव ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशंस, जो दूसरों के साथ अदर सॉल्यूशंस के साथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है वो सॉल्यूशन कौन सा है, आइसोटोनिक। इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ लिख देते हैं आइसोटोनिक की, आइसोटोनिक the solution which have same osmotic pressure, same osmotic pressure with other solution that solution is known as isotonic। तो ये इसकी डेफिनेशन, इससे रिलेटेड फॉर्मूला, और इसमें जो ये फॉर्मूला लास्ट जो आएगा ये फॉर्मूला अपना इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, WA/MA मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू VA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो भी लेंगे अपन, इक्वल टू यहाँ पर अपन ने ले लिया दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका WB/MB और VB उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम और VA जो है अदर सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा वो अपन एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये गिवन है 4% W/V यूरिया aqueous solution is isotonic with 12% W/V other solution। Calculate molar mass of unknown solute। ये अपने क्वेश्चन गिवन है और इसमें पहले समझ लो 4% W/V यूरिया aqueous solution is isotonic with 12% W/V other solutions and then calculate the molar mass of unknown solute। तो आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन जो है वो दूसरे के साथ आइसोटोनिक है और वो अदर जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकालना है आपको। तो फॉर्मूला वो लगाना है आइसोटोनिक वाला, WA/MA इंटू VA इक्वल टू WB/MB इंटू VB। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अननोन सॉल्यूट के मोलर मास। अब ये वाला तो मान लेते हैं नॉन का है और ये किसका है, अननोन का है। अब यहाँ WA क्या है देखते हैं अपन, WA मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ इस फॉर्मूले से निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखते हैं अपन, 4%, 4 डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं 100, और 4 किसका मास हो गया, सॉल्यूट का, यूरिया का। तो WA गिवन है 4 ग्राम। अब यहाँ WA के बाद में MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कंपोनेंट कौन सा है, यूरिया, और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, NH2CO NH2। और इसका अगर मोलर मास निकालें 14 + 2 16 + 12 प्लस O का 16 + 16, तो 16 3 जा 48 और 12 कितना हो गया 60। तो मोलर मास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 U या ग्राम पर मोल, मोलर मास। या अब तीसरा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VA जो है परसेंटेज से मालूम चल जाता है। W जो है ये तो सॉल्यूट का मास है और नीचे जो अपॉन में 100 आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, VA भी आ गया। अब WB क्या है, दूसरा जो सॉल्यूट है वो कौन सा है, यहाँ पे
12% वाला है, तो उसमें 12 जो है वो अदर जो है सॉल्यूट का मास हो गया 12 ग्राम, और उसमें वी गिवन है वो भी कितना है 100 ml। अब ये सारी वैल्यू गिवन है, और आपको जो निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, एम बी निकालना है, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। तो एम बी को अगर बाहर ले लेते हैं अपन, तो एम बी इजिकल टू अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू वी बी, और ये क्रॉस में जाएगा ऊपर एम ए इंटू वी ए। अब वी ए और वी बी दोनों सेम है, हालांकि रख देते हैं वैल्यू, लेकिन सेम है तो कट जाएगा ये। एम बी अपन को निकालना है, तो डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू बी दे रखा है यहाँ पे 12 ग्राम, 12 इंटू एम ए क्या है, एम ए मोलर मास ऑफ यूरिया, वो कितना गिवन है 60, इंटू वी ए जो है वो कितना है 100, और अपॉन ये डब्ल्यू ए जो मास ऑफ सॉल्यूट ये गिवन है 4, और इंटू वी बी जो है वो कितना हो गया 100। तो 100 से ये 100 क्या हो गया कैंसल, और कैंसल होने के पास में जो यहाँ 12 इंटू 60, या 12 को अपन डिवाइड कर देते हैं, 12 3 और 60 3 कितना हो गया 180, और आगे यूनिट क्या आई ग्राम पर मोल। अब ये जो आंसर आया 180, अपन मान सकते हैं ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, तो ये ग्लूकोज हो सकता है अननोन सॉल्यूट, और ये कितना मिक्स किया था अपन ने 12%, और 12% मिक्स करने के बाद में जो ये दोनों जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कौन से बनेंगे आइसोटोनिक, और फिर अपन ने अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया। तो इससे रिलेटेड आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन करवाया है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन जनरली अपन कहाँ यूज में लेते हैं, जैसे आपने कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ जो ड्रिप लगाने जाते हैं अपन, ड्रिप जो होती है यहाँ से यहाँ लिखा हुआ होता है या तो DNS या D5, ऐसे वर्ड लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये जो सॉल्यूशंस इसमें बॉटल में फिल कर रखा है, और जो ड्रिप अपन सीधा अपन वेन में डालते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन और अपने बॉडी के अंदर ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, तब ये अपन कहते हैं इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। तो ओनली पानी नहीं भरा हुआ होता है, DNS या D5 जो सॉल्यूशंस है वो पानी नहीं होता है, इसकी कंसंट्रेशन और अपने ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है, तब अपन इस सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जनरली अपन यूज करते हैं, या अपन एक जो इलेक्ट्रोलाइट लेके आते हैं बाज़ार से जो पानी में मिक्स करके पीते हैं, वो भी सॉल्यूशंस क्या होते हैं आइसोटोनिक्स होते हैं। अब यहाँ पर अपन ने जो अगला वर्ड आया है आइसोटोनिक के बाद में एक वर्ड आएगा हाइपोटोनिक। हाइपो वर्ड का मतलब होता है कम, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशन से कम होता है या उससे अगर कम हो गया तो वो कौन सा हो गया अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो डेफिनेशन लिखेंगे द सॉल्यूशन which have less osmotic pressure than other solution is known as हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो जो अदर सॉल्यूशन से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको अपन क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। यही अगर एग्जांपल देके बताते हैं डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पर एक बीच में क्या लगी हुई है SPM, और इधर एक सॉल्यूशन है A वाला, और इधर कौन सा वाला है B वाला, और अपन कहते हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई A और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई B, ये इससे कम हो गया पाई B से, तो A वाले का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है B से कम है,
अब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका मतलब पाई ए की वैल्यू कम है और पाई बी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को अपन वर्ड बोलेंगे हाइपोटोनिक। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर दूसरे को देखते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हाइपरटोनिक। तो ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक अपन एक में भी बता सकते हैं इस डायग्राम में। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो वो तो हो गया हाइपो, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है वो कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक। तो अपन ने हाइपोटोनिक वर्ड समझा दिया। अब कौन सा बताना है, हाइपरटोनिक जो है उसकी डेफिनेशन कितनी है, तो यहाँ अपन लिख देते हैं डेफिनेशंस ऑफ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, तो इसकी डेफिनेशन में ये लिखेंगे द सॉल्यूशन which have more osmotic pressure, osmotic pressure than other solution, other solution is known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ वर्ड याद रखना, द सॉल्यूशन विच हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपरटोनिक। और डायग्राम में अपन ने दोनों बता दिए थे, इधर वाला जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ उसको हाइपो, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपर। तो अपन बोलते हैं ना कभी कभी वर्ड के हाइपर क्यों हो रहा है, हाइपर क्यों आ रहा है, गुस्सा ज़्यादा क्यों आ रहा है। गुस्सा ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये हाइपरटोनिक, हाइपर वर्ड का मतलब ही ज़्यादा और हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। तो कम वाला तो है वो हाइपो, और हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वो तो हाइपर, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये तीन टाइप्स मैंने बताए थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब इसके बाद में जो है एक वर्ड और समझाते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसी के बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस या शॉर्ट नेम में इसको अपन बोलते हैं आरओ। ये वर्ड काफ़ी जगह आपने सुना हुआ होगा। आरओ का मतलब, ये आरओ प्यूरीफायर लगा होता है घर में, पानी साफ़ करने की जो मशीन होती है उसको अपन आरओ प्यूरीफायर बोल सकते हैं, या किसी में आरओ या कहाँ एक्वागार्ड लगा हुआ होता है। तो ये आरओ वर्ड का मतलब ही यही होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी को फिल्टर करना जो है वो उसका तरीका जो है यहाँ अपन समझाएंगे। अब यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस होता है क्या है, यहाँ पर डायग्राम से पहले समझाएंगे फिर इसकी डेफिनेशंस बताएंगे। पहले रिवर्स ऑस्मोसिस को समझो क्या होता है। ये अपने पास एक कंटेनर है और इसके बीच में जो वो लगी हुई है कौन सी मेम्ब्रेन है, फिक्स है, कौन सी होती है यहाँ पे, एसपीएम, जो ओनली किसको पास आउट करती है, किसको जाने देगी, ओनली सॉल्वेंट को। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, एसपीएम, और यहाँ मैं भर देता हूँ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट हो गया। ये सॉल्वेंट, और इधर अपन भर देते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ जो है कंटेनर को ओपन रखते हैं ताकि ये आपके यहाँ पर अपन यहाँ से वाटर जो है इसके अंदर जा सकता है, मतलब इम्प्योर वाटर जो भी है, और यहाँ पर अपन एक प्रेशर लगाएंगे और इसमें से जो वाटर है ये आउटलेट आ जाएगा, वापस यहाँ से बाहर आ जाएगा।
अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, ये सॉल्वेंट है और इस साइड में क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन मान लेते हैं ये खारा पानी है, खारा पानी का मतलब सेलाइन वाटर। तो ये सेलाइन वाटर यहाँ आ रहा है। अब जनरली होना क्या चाहिए, यहाँ सॉल्यूशन है और यहाँ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाने चाहिए। अब जाएंगे तो उसको रोकने के लिए अपन ने यहाँ लगा दिया पाई प्रेशर। पाई जो है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर से डिनोट करते हैं। अब पाई प्रेशर लगाने से क्या हुआ कि अब सॉल्वेंट तो उधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने इतना प्रेशर लगा दिया ताकि यहाँ के मॉलिक्यूल से इधर तरफ आने से रुक गए, स्टॉप हो गए या आना बंद हो गए। तो यहाँ जब प्रोसेस बंद हो गया ऑस्मोसिस का, अब आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्वेंट का मतलब प्योर वाटर है। अब इसको इस पानी में से प्योर वाटर बाहर निकालना है और अपन को पीने के लिए काम में लेना है। तो यहाँ पाई के साथ मैं एक और प्रेशर अप्लाइड कर देता हूँ, पाई प्लस पी। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, जैसे यहाँ मैं ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के नहीं जाएंगे, ओनली किसके जाएंगे, सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज में डिफरेंस होता है, जो स्मॉलर साइज होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल इस साइड में मूव करेंगे, कहाँ की तरफ मूव करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट बाई SPM। तो यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ प्योर वाटर आता जाएगा और ये प्योर वाटर अपन इस ड्रिप के थ्रू यहाँ वाटर जो है पीने के लिए काम में ले सकते हैं। ये वाटर प्योरीफायर हो गया। तो ये RO सिस्टम ये होता है जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो ऐसा हो रहा था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन इसका अगर उल्टा कर देते हैं अपन, सॉल्यूशन में से ही सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट की तरफ ही जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ये रिवर्स ऑस्मोसिस RO। अब यहाँ अपन ये चीज़ वर्ड बता रहे हैं कि भाई RO की डेफिनेशंस क्या होगी, तो ये यहाँ लिख देते हैं RO क्या होता है डेफिनेशंस। द एक्स्ट्रा प्रेशर देन osmotic pressure applied on the surface of solution then solvent particle move from solution to solvent by SPM is known as RO। तो यहाँ देखो वापस डेफिनेशन समझ लो, द एक्स्ट्रा प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर किसकी सरफेस पे लगा रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, देन solvent particle move from solvent to solution। नहीं, solvent particle move from solution to solvent। solvent particles जो है इसमें से जो water है इसके particles solution से किसकी तरफ जा रहे हैं, solvent की तरफ जा रहे हैं by SPM, that is known as reverse osmosis। इसी को अपन क्या बोलते हैं, reverse osmosis। और reverse osmosis में हमेशा यही होगा, सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे, या हाई कंसंट्रेशन में से सॉल्वेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इससे अपन को फ़ायदा क्या हो जाएगा, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, डीसैलिनेशन
ऑफ वाटर। जो सेलाइन वाटर होता है उसमें से पानी अगर प्योर करना है, पानी को प्योरीफाई करना है, तो यहाँ सेलाइन वाटर नमकीन वाटर आ रहा है, और नमकीन वाटर में से प्योर पानी है, प्योर वाटर जो है वो इस तरफ आ जाएगा, और सॉल्टेड वाटर जो है वो इस तरफ रह जाएगा। तो इससे अपन किसी भी पानी को जो इम्प्योर है या जिसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको अपन प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस अपन ने समझाया। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू अपन समझा सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस को। अब जो आएगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, ये सारा चीज़ें अपने कंप्लीट हो गया। जो 4 टॉपिक थे ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। और चारों टॉपिक कौन कौन से थे एक बार वापस अपन नाम बता देते हैं। फर्स्ट जो था वो कौन सा था, RLVP, रिवर्स RLVP का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फर्स्ट। सेकंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन BP बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड कौन सा था, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जो था वो कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हुई है। अब जो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है अब नॉर्मल मोलर मास। तो ये अब नॉर्मल मोलर मास एक टॉपिक है जिसको अपन कंप्लीट करेंगे। चारों इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे हैं, आपको करने हैं, ट्राई करने हैं। फिर भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप इस ऐप में जो नंबर गिवन है उस पर कॉल या मैसेज के थ्रू आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशंस आपको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने जो टॉपिक्स लास्ट कंप्लीट किया है, ये चारों टॉपिक हो गए कंप्लीट। इसके बाद में जो अपने जो टॉपिक करना है वो कौन सा करना है, अब जो टॉपिक करना है वो है अब नॉर्मल मोलर मास, अब नॉर्मल मोलर मास। ये टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे। अब एक बार बताते हैं नॉर्मल मोलर मास और अब नॉर्मल क्या होता है। जैसे अपन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लेते हैं, C6H12O6, यही होता है। अब ये जो अपन ने जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो तब अप्लाई होती है जब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। और सॉल्यूशन डाइल्यूट होने के साथ में अपन को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सॉल्यूट है या तो उसका डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन और एसोसिएशन वर्ड अपन इस टॉपिक में समझाएंगे। तो उसके लिए अपन कहते हैं जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसको अपन एज इट इज़ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइंड होते हैं या टूटते हैं, तो उस कंडीशंस में अपन जो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वो नॉर्मल नहीं आके कौन सा आएगा, अपना अब नॉर्मल मोलर मास। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो मैं यहाँ समझा रहा था कि मान लो मेरे पास एक ग्लूकोज है और ग्लूकोज जो है जनरली डिसोशिएट नहीं होता है, तो इसका मोलर मास अपन कितना ले लेते हैं, 180 ग्राम पर मोल। ये नॉर्मली होता भी है और इतना ही लेते हैं अपन। लेकिन इस कंडीशन में मान लो आपको एक दूसरा सॉल्यूट दे दिया NaCl। अब अगर नॉर्मली अगर इसका मोलर मास निकालें अपन तो कितना आना चाहिए, Na का कितना होता है 23 + 35.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 58.5। ये जो मोलर मास है वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन एक्चुअल में जब NaCl या सॉल्ट को अपन वाटर में डालेंगे तो अपन को मालूम है वाटर में जाते ही ये टुकड़े हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएगा। और डिसोशिएट होने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा, Na+Cl-। अब जब अपन इनका मोलर मास कंसिडर करेंगे तो ये नॉर्मल नहीं आएगा, क्योंकि पहले मान लो इतना आ रहा था 58.5, अब 58.5 से इसका कम हो जाएगा क्योंकि इसके टुकड़े हो गए तो इसका तो मोलर मास 23 होता है अपन को मालूम है सोडियम का, और Cl का कितना होता है 35.5। अगर इन दोनों का एवरेज माने तो लगभग 28-29 आ जाएगा। इसका मतलब अब जो मोलर मास आ रहा है वो कम आ रहा है आफ्टर द डिसोसिएशन। और ये कब होता है,
सॉल्वेंट का नेचर के बेस पे अगर सॉल्वेंट आपने वाटर लिया है तो उसमें डिसोसिएशन मिलेगा। तो नॉर्मली वाटर ही लेते हैं अपन सॉल्वेंट, तो वाटर का यूज ज़्यादा करते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो उसमें अगर डिसोसिएट हो गया तो यहाँ इसका मतलब ये मोलर मास जो है वो एक्यूरेट नहीं है। ये मोलर मास जो है अब आपके अब नॉर्मल मोलर मास आ रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, इसी को अपन अब नॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। और अब नॉर्मल मोलर मास में अपन कैसे इनका कैलकुलेशन, ये चारों प्रॉपर्टीज़ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अपन इस टॉपिक के अंदर समझाएंगे कि नॉर्मल और अब नॉर्मल वर्ड कब यूज करते हैं। ये नॉर्मल के लिए, लेकिन वो वाला वर्ड किसके लिए है, अब नॉर्मल के लिए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है उसका नॉर्मल और अब नॉर्मल एक ही होता है, इसका मतलब वो नॉर्मल ही है, क्योंकि ना तो इसका डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है। तो अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने जो सॉल्यूट लिया है वो सॉल्वेंट में एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो इसका मतलब जो मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं आएगा। वो एक्यूरेट नहीं आएगा तो आपके जो मोलर मास आएगा वो अब नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेशंस होगी। तो यहाँ अपन समझाते हैं इस टॉपिक के अंदर अब नॉर्मल मोलर मास कब होता है, आफ्टर द डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो यहाँ एक चीज़ और बताते हैं, जो abnormal मोलर मास है if the solute is dissociate or associate in presence of solvent, then molar mass of solute is known as abnormal मोलर मास। जब कोई सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट होगा किसकी प्रेजेंस में, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज नॉन एज अब नॉर्मल मोलर मास। डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद में ही आपका जो मोलर मास निकलेगा वो अब नॉर्मल होगा। अदरवाइज आप जो मोलर मास लोगे वो कौन सा वाला होगा, नॉर्मल मोलर मास होगा। नॉर्मल का मतलब है ये आपको अब नॉर्मल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो अपन एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं वो अपन पहले ये चीज़ समझाते हैं, डिसोसिएट और एसोसिएट वर्ड का मतलब क्या होता। अब मान लो मैंने जो सॉल्ट लिया, अपन यहाँ डिसोसिएशन वर्ड समझा रहे हैं, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन कब होगा, कैसे होगा, ये समझने के लिए अपन देखते हैं। मान लो मैंने एक सॉल्ट ले लिया NaCl और ये जब पानी में डाला तो ये किस में डिसोसिएट हो गया, Na+ और Cl- में। तो यहाँ इसके टुकड़े हो रहे हैं, Na+ और Cl- में टूट गया। इसका मतलब यहाँ पर ये वर्ड कौन सा यूज करेंगे अपन, डिसोसिएशन। ये वर्ड आएगा डिसोसिएशन। इसके अलावा आप कोई दूसरा सॉल्ट वाटर में लेते हैं, लेकिन सॉल्वेंट कौन सा लिया हुआ है, वाटर। अब यहाँ मैंने दूसरा ले लिया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड को अगर तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, वाटर की प्रेजेंस में, Ca+2 और 2Cl-। इसका मतलब इसके कितने टुकड़े हो गए, 3। या एक और सॉल्ट ले लेता हूँ मैं, K4FeCN6। ये जो सॉल्ट है पोटेशियम फेरोसाइनेट बोलते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे अपन, डिसोशिएट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, 4K प्लस FeCN6 और होल ब्रैकेट -4।
तो ये अपन कह रहे हैं डिसोसिएशन जो हो रहा है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पर जो मोलर मास मिलेगा वो कम मिलेगा। अपन तो NaCl का कितना मान रहे थे नॉर्मली 58.5, लेकिन अपन अगर एवरेज निकालें तो ये 28-29 के करीब आ रहा है। या कैल्शियम क्लोराइड का जितना भी आ रहा है 111, लेकिन अब जो आएगा कैल्शियम का 40, इसका 35.5, एवरेज अगर मानेंगे तो 35 आ रहा है। तो कुल मिला के अपन यहाँ समझा रहे हैं यही चीज़ कि अगर डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास कम मिलेगा, एक्यूरेट से कम आएगा। ये कब टर्म यूज होता है, डिसोसिएशन में। तो डिसोसिएशन में नॉर्मली मोलर मास जो है यहाँ कम आएगा। और अब जो है एसोसिएशन में क्या होता है ये अपन अगले टर्म में बता रहे हैं, एसोसिएशन। तो यहाँ वर्ड बता रहे हैं एसोसिएशन। अगर आप एसिटिक एसिड वाटर में डिज़ोल्व नहीं करना इसको, CH3COH के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, बेंजीन की प्रेजेंस में। बेंजीन का मतलब है नॉन पोलर सॉल्वेंट, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में। वाटर अगर ले लिया तो फिर वही डिसोसिएशन वाली कंडीशन आएगी। अगर आपको इसमें एसोसिएट करना है तो अपन ये समझाएंगे। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है CH3COH का। अब दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी ऐसे ही है, C और यहाँ OH डबल बॉन्ड O और CH3। ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब बेंजीन में मैंने डाला तो यहाँ दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो गई। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन आने के बाद हो रहा है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स, ये 2 हाथ अलग अलग थे, लेकिन अब जैसे हाथ मिलाया मैंने तो अब ये हाथ पूरा एक ही हो गया। तो ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब एसोसिएशन हुआ तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। नॉर्मली इसका जो मोलर मास अपन निकालते हैं वो आता है 60 ग्राम पर मोल, लेकिन अब जब एसोसिएट हो गए तो इनका मोलर मास कितना आएगा, 120 ग्राम पर मोल। ये जो मोलर मास आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ये कौन सा मोलर मास है अपने पास, अब नॉर्मल। तो आप अगर बेंजोइक एसिड लो या एसिटिक एसिड लो और उनको किस में डाल देते हैं अपन, बेंजीन में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है और नॉर्मल से अब नॉर्मल मोलर मास आपको मिल रहा है। नॉर्मली तो कितना होता है 60, लेकिन अब नॉर्मल कितना मिलेगा आपको 120, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होने चालू हो गए, एसोसिएट। और एसोसिएट वर्ड का मतलब होता है जुड़ना। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो गए तो इसको एसोसिएशन बोलते हैं। तो एसोसिएशन में भी आपके मोलर मास जो है वो नॉर्मल नहीं मिलेगा। ये जो मोलर मास है ये अब नॉर्मल है, और ये वाला जो मोलर मास है ये कौन सा है, नॉर्मल है। तो अब कहते हैं इनका जो मोलर मास एसोसिएशन या डिसोसिएशन के साथ कम या ज़्यादा हो रहा है, तो इनको अपन कौन सा मोलर मास बोलते हैं, अब नॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास का कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, और इसका वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। वांट ऑफ इक्वेशंस तो अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर में कर रखा है, लेकिन अब यहाँ एक फैक्टर वर्ड आ रहा है, वो अपन इसमें आगे टॉपिक में समझाते हैं वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। तो नॉर्मली इस टॉपिक में अपन ने यही बताया, जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता तो उसका मोलर मास जो है वो अब नॉर्मल मिलेगा। अब अगले जो टॉपिक में अपन यही बताएंगे वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, और इसको अपन डिनोट करते हैं आई से। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो जो अपन ने एसोसिएशन या डिसोसिएशन किया है उसी को अपन कौन से फैक्टर से समझा सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, और इट इज डिनोटेड बाय आई। अब यहाँ आई का मतलब क्या हो गया, आई के कुछ फॉर्मूले हैं अपन समझाएंगे। आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल। नॉर्मल मोलर मास अपॉन
अब नॉर्मल मोलर मास। मोलर मास I इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये दो फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एक और है, आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कैलकुलेटेड का मतलब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ आई के कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे, नॉर्मल अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास और आई इज इक्वल टू नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और थर्ड जो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इन फॉर्मूलों को अपन समझाएंगे कि ये फॉर्मूले कहाँ कहाँ यूज आ रहे हैं, कैसे यूज करना है अपन को फॉर्मूले। तो यहाँ जो वर्ड बता रहा मैंने, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल, देखो यहाँ जब NaCl का केस लेते हैं, नमक का केस लेते हैं NaCl का, तो इस कंडीशंस में नॉर्मल जो आया था वो अपना 58.5 और अपॉन जो है अब नॉर्मल जो अपन मान लेते हैं लगभग 29 या 28 कुछ भी मान लो, ये आया तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आई है, 2। तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिल रही है। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन NaCl को तब तोड़ा था मैंने, तो यहाँ तोड़ने के बाद में 2 मॉलिक्यूल्स आए, लेकिन बिफोर कितना था, 1। तो आफ्टर 2 है लेकिन बिफोर 1 है, तो आई की वैल्यू इसमें भी ज़्यादा मिलेगी। अब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड तो वो है जो नॉर्मली अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको किसी का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है तो पाई इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, CRT, कंसंट्रेशन इनटू RT। तो ये तो अपन नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें जो मोलर मास वो लेंगे वो नॉर्मल वाला लेते हैं, तो नॉर्मल के लिए ये है। लेकिन ऑब्जर्व जो है वो अब नॉर्मल वाला है, वो कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मल आएगा वो इसको इधर भेज देंगे तो आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अपन आगे समझाएंगे इस वाले फॉर्मूले को, नेक्स्ट जहाँ फॉर्मूला अपन को यूज़ लेना है वहाँ समझाएंगे। तो अभी अपन इसको रफ करते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ जो आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आई, अपन एक और एग्जांपल देके बताते हैं। NaCl के अलावा कैल्शियम क्लोराइड का भी देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 3। अब यहाँ अगर नॉर्मल मोलर मास है तो 1 है 111, और ये 35 36 तो है, लगभग 3 के इक्वल आएगा। और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर तो कितना हो गया कैल्शियम क्लोराइड में 3 और पहले कितना था ये 1, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई। और यहाँ अपन ये समझाएंगे अगर 1 से ज़्यादा आती है आई की वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, यहाँ वांट ऑफ फैक्टर्स में आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डिसोसिएशन। क्या वर्ड मिलेगा आपको, डिसोसिएशन। अब अपन बताएंगे एसोसिएशन में क्या होता है। तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल एसोसिएशन का भी दूंगा, नीचे यहाँ लिख देता हूँ एसोसिएशन का। ये जो ऊपर वाला था वो डिसोसिएशन का। अब एसोसिएशन में अपन ने कहा था कि एसिटिक एसिड के लिए थे मॉलिक्यूल 2, लेकिन कन्वर्ट हो गया वो 1 मॉलिक्यूल में। तो यहाँ अगर नॉर्मल मोलर मास, अगर 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाला था मैंने, वो 120 आया,
लेकिन यहाँ नॉर्मली मोलर मास कितना आता है, 60 आता है। तो नॉर्मल मोलर मास 60 है और अब नॉर्मल अगर 120 है, तो जो वैल्यू मेरे को आ रही है वो कितनी आ रही है, आई की वैल्यू 1/2, एक से कम आ रही है। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन एक हो गया, एसोसिएट होने के बाद एक, और पहले कितना था बिफोर एसोसिएशन 2, तो यहाँ पे भी 1/2। ये प्रॉपर्टीज अपन आगे समझाएंगे कहाँ यूज़ लेना है। तो इन दोनों फॉर्मूले में जब अपन देख रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज ग्रेटर देन 1, देन क्या मिलेगा आपको, डिसोसिएशन। क्या मिलेगा, डिसोसिएशन। अब ये फर्स्ट टर्म आपने समझ ली, आई की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन होगा, और आई इज लेस देन 1 तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एसोसिएशन। और फिर कहोगे सर अगर आई 1 आ गया, आई तो ना तो एक से ज़्यादा है ना एक से कम है, एक ही आ गया, तो अपन कहेंगे नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। तो यहाँ वर्ड याद रखना है, आई इज लेस देन 1 देन एसोसिएशन एंड आई इज ग्रेटर देन 1 देन डिसोसिएशन। और ये आई के फॉर्मूले कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल कॉलिगेटिव, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल, और नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ऑब्जर्व जो है वो अब नॉर्मल वाला है, और कैलकुलेटेड जो है नॉर्मली अपन कैलकुलेट करते हैं। अब जो अपना जो टॉपिक है इसमें वांट ऑफ फैक्टर्स का कुछ रिलेशंस आएगा। जैसे अपन कहते हैं या तो डिसोसिएशन होता है या फिर क्या होता है, एसोसिएशन। तो ये जो लास्ट टॉपिक है अपना, इसके अंदर फिर ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो यहाँ जो मैं चैप्टर इस टॉपिक के अंदर समझाऊंगा कि डिसोसिएशन होगा तो अपन कैसे इसका आयोनाइजेशंस की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अपन वर्ड समझाएंगे, दो टॉपिक है इसके अंदर, आई के अंदर ही। तो फर्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर आई। इन दोनों में अपन को क्या करना है, रिलेशन निकालना है वांट ऑफ फैक्टर्स और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बीच में। अब अपन कैसे रिलेशन निकालेंगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा, और वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, आई। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल्स का टूटना। अब मैंने जो एक मॉलिक्यूल लिया, ए मॉलिक्यूल लिया, कितना मॉलिक्यूल लिया, ए, इसको ठीक से लिखते हैं अपन। अब ए मॉलिक्यूल जब है वो वाटर में डालती डिसोसिएट हो गया, और कितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो गया, एन बी। ये एन बी में डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के 2, 3, 4, 5 टुकड़े हो गए। अब यहाँ जब अपन देखते हैं आई इनिशियली इसका 1 मोल लिया, लेकिन जब इनिशियली है तो वो उस समय टूटता ही नहीं है, तो अपन इनिशियली में यहाँ इसको 0 ही मानेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन 1 में से अल्फा पार्ट डिसोशिएट हो गया। अब मान लो मैंने जो इनिशियली NaCl के 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 में से तो ओनली कितने 20 पार्टिकल्स ही डिसोशिएट हुए। 100 में से 20 तो अल्फ़ा 20 हो सकता है। तो यहाँ अल्फ़ा जो है वो कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर आपने एक लिया और एक में से सिर्फ 0.2 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। तो यहाँ ये समझाने के लिए अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ऐसा नहीं है कि 1 का 1 पूरा 100% पूरा टूट गया, ऐसा नहीं होता। कभी कभार 98 टूटता है या 96 टूटता है। जितना भी अल्फ़ा आएगा वो डिपेंड करता है सॉल्ट किस टाइप का आपके, ये उसके नेचर पे है। तो यहाँ अपने पास क्या मिलेगा एन अल्फ़ा। तो यहाँ आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए,
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, ये तो हो गए टोटल। लेकिन बिफोर जो थे डिसोसिएशन से पहले, बिफोर कितने थे, तो बिफोर मेरे पास कितना था 1। तो यहाँ जब आई का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो आफ्टर वाली वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा अपॉन 1। अब 1 को भले इधर भेज दो या इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, मतलब यहाँ से हटा सकते हैं। आई इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, लिख सकते हैं ये 1 को इधर क्रॉस में डाल दिया। अब ये 1 को मैं इस 1 को इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 को इधर लेके गया इक्वल के इधर, तो माइनस में चला गया। अब यहाँ प्लस एन अल्फ़ा है और अल्फ़ा पीछे है, तो यहाँ प्लस एन अल्फ़ा को आगे ले लिया और ये जो माइनस का अल्फ़ा वो थोड़ा सा पीछे कर दिया, क्योंकि ये इक्वल के इधर है, साइन चेंज नहीं किया। साइन उसी का चेंज होता है जो इक्वल के इधर आता है या इक्वल के दूसरी साइड जाता है। अब यहाँ मेरे को कॉमन लेना है, तो किसको कॉमन लूँगा मैं, अल्फ़ा को। तो फॉर्मूला आया मेरे पास आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा एन माइनस 1, और अल्फ़ा अगर मेरे को निकालना है तो आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये जो रिलेशन आया ये किसके बीच में आया, अल्फ़ा को अपन क्या बोलते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबके लिए अलग अलग है, जैसे NaCl के केस में n की वैल्यू 2 होगी, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के केस में n की वैल्यू 3 होगी। और यहाँ जो है I, और I को अपन क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो टॉपिक अपन ने समझाया है ये किसके बीच में रिलेशन निकाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर के बीच में। तो ये फॉर्मूला याद रखना, I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ताकि कभी कभार ये I की वैल्यू गिवन होती है और आपको अल्फ़ा पूछ लेंगे और n की वैल्यू फॉर्मूले को देख के निकालनी। अब यहाँ जो अगला टॉपिक आएगा, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह वर्ड ले लेंगे अब एसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर्स, ये लेते हैं। तो अगला जो टर्म आएगा सेकेंड, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहाँ अल्फा ही लेते हैं एक बार, एंड वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर I। तो यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर्स में रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन कैसा आएगा, देखो अब यहाँ एसोसिएट हो रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं, और कंबाइंड हो रहे हैं तो कैसे निकालना अपन को, यहाँ मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए Na, और Na मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होके यहाँ कितने बन गए An। जैसे मैंने मान लो 5 मॉलिक्यूल लिए, लेकिन पांचों मॉलिक्यूल कंबाइंड होके सिर्फ एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है, 5। और ये An जो है वो डिपेंड करता है कैसा अपना दे रखा है। तो यहाँ Na मॉलिक्यूल्स लिए और Na मॉलिक्यूल्स An में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ लिखते हैं इनिशियली इसका 1 मोल था, लेकिन ये बना हुआ ही नहीं था, तो इसको क्या मानेंगे, 0। इसका 1 था लेकिन ये 0 था। अब आफ्टर एसोसिएशन, AFTER, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन 1 में से अल्फा पार्ट लेस हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है,
अल्फ़ा अपॉन एन बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ ये जो चीज़ अपन बता रहे हैं 1 माइनस अल्फ़ा तो कर दिया, यहाँ अल्फ़ा अपॉन एन क्यों किया? तो यहाँ अपन समझा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ 100 लिए मॉलिक्यूल, लेकिन 100 में से ओनली कितना एसोसिएट हुए? 10। लेकिन वो 10 मॉलिक्यूल जो है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एक में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये 10 अपॉन वापस क्या आ जाएगा? 10। तो n की वैल्यू जो है वो कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा तो कितना हो गया? अल्फ़ा तो जितना डिसोशिएट हो रहा है कि भाई आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, लेकिन 2 मॉलिक्यूल वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एक मॉलिक्यूल में। तो यहाँ 100 में से सिर्फ कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए? 2, लेकिन 2 वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एक में। तो n जो है वो कितने मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्जन हो रहा है, इसको अच्छी तरह समझ ला कि भाई एसिटिक एसिड के मैंने टोटल इनिशियली कितने मॉलिक्यूल लिए? 100, लेकिन डिसोशिएट जो एसोसिएट जो है वो 2 ही हुए। अब दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़ के, तो जो 2 है अपॉन में भी क्या आएगा? 2, क्योंकि वापस वो कितना मॉलिक्यूल बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जो भी यहाँ n जो आएगा वो n कहाँ आएगा? अपॉन में आएगा, प्रोडक्ट की साइड में अल्फ़ा अपॉन n। तो अब इसको अपन कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन टोटल कितना हुआ? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, और इनिशियली कितना था? इनिशियली था 1। अब अपन i की वैल्यू निकालते हैं। i इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, और अपॉन में क्या आ गया? 1। अब यहाँ 1 को इससे कर दो ताकि आपके फॉर्मूला जो है i इज इक्वल टू क्या बच जाए? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, ये फॉर्मूला आया। अब अपन कहेंगे ये 1 को इधर भेज देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू, और अल्फ़ा अपॉन n प्लस का है और ये माइनस का है, इसको मैं आगे ले रहा हूँ, माइनस वाले को पीछे रख रहा हूँ। तो अल्फ़ा अपॉन n माइनस अल्फ़ा, ये देखो यहाँ से 1 को इधर ले गया और अल्फ़ा अपॉन n को आगे लेके माइनस अल्फ़ा को पीछे रखा है। अब यहाँ इन दोनों में जो है कॉमन एलसीएम लेना पड़ेगा अपन को। तो i माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं n कॉमन, तो ये तो अल्फ़ा ही है, माइनस n अल्फ़ा, और यहाँ पर n को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n इंटू i माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस n अल्फ़ा, और यहाँ इन दोनों में जो कॉमन आएगा अल्फ़ा माइनस n अल्फ़ा में क्या कॉमन आएगा? अल्फ़ा। तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा n इंटू i माइनस 1 इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस n, अल्फ़ा आ गया कॉमन, 1 माइनस n, और लास्ट फॉर्मूला अल्फ़ा निकालने का है, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अल्फ़ा इक्वल टू n इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। ये फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली एसोसिएशन के लिए। तो ये फॉर्मूला अपन ने बताया कि एसोसिएशन में ऐसा होगा, और डिसोसिएशन में जो पहले फॉर्मूला बताया था, डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था? i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और यहाँ जो फॉर्मूला आ रहा है i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, और यहाँ n मल्टीप्लाई में है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में इन दोनों का रिलेशन निकालना है। अब इसके अलावा जो ये चैप्टर अपना यहीं कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में मान लो फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कांटेक्ट कीजिए, और उसके अलावा जो अपने प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड वो अपन किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। इसमें जो टॉपिक्स थे वो सारे अपन ने बता दिए, और इसके अलावा कोई रह भी जाता है तो आप इन्फॉर्म करके बता सकते हैं, या कोई समझ में नहीं आया टॉपिक तो वापस बता सकते हैं। तो ये टॉपिक चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ सॉल्यूशंस। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।